आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू, डज और डिड के बारे में। आखिर इनको हम किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से इंग्लिश में इनके सेंटेंसेस को बनाते हैं और किस किस तरह के सेंटेंसेस हम डू, डज और डिड के द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनके बेसिक रूल को समझाना चाहता हूं, जहां से ये जो डू, डज और डिड है इनकी उत्पत्ति हुई है। जो आपका डू, डज और डिड है, इनको हम एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह और एक मेन वर्ब की तरह इन तरह से यूज करते हैं। देखिए, यहां पर ये जो आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें आप बोलते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इनको असलियत में 5 तरह से बांटा गया है। आपने चाहे अभी तक 3 पढ़ी हो, लेकिन इनकी 4th और 5th फॉर्म ये दोनों भी होती हैं, जिसमें आपको जो डू होता है, डू आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड आपकी सेकंड फॉर्म होती है और डन होती है आपकी थर्ड फॉर्म। यहां तक तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो आपका डूइंग है ये है आपकी वर्ब की 4th फॉर्म और जो आपका डज है वो है आपकी 5th फॉर्म। अब देखिए, नीचे मैंने जो आपका हैज, हैव, हैड है इनके बारे में भी लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है कि आप इनके बारे में भी जान जाएं। वैसे मैं हैज, हैव, हैड को पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें सिर्फ मैं डू, डज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करूंगा। तो देखिए, जो हैज, हैव है, इनमें से आपकी जो हैव है वो होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। फिर आती है आपकी हैड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आपकी हैड है, फिर आपकी हैविंग आती है और फिर आता है आपका हैज। आपको एक बात बता दूं कि ये जो वर्ब की 5th फॉर्म है, ये आपकी 99% केसेस में प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। कहां पर? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, वो भी 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ। जी हां, ये जो डज है, हैज है, ये 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। और जो 4th फॉर्म है ये आपकी कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। जो 3rd फॉर्म है ये आपकी परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। जो सेकंड फॉर्म है ये आपकी पास्ट के इंडेफिनिट में यूज की जाती है। और जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों के सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज की जा सकती है। अब देखिए, यहां पर ये जो डू, डज और डिड है, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाली। समझ में आ गया? कब आएगी? जब आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है समय। तो जब आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे किसी सेंटेंस का समय जानने के लिए, तब आपको इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और हाँ, जब आप हैज, हैव का यूज करते हैं, अब जब मैंने हैज, हैव यहां पर बता ही दिया तो इसके बारे में और देख लीजिए। जब आप हैज, हैव का यूज करोगे तो वर्ब की 3rd फॉर्म आपकी यूज होती है। कौन सी? वर्ब की 3rd फॉर्म। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले देखिए, ये जो डज है ये आपका 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। अब ये किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी और व्यक्ति का हो सकता है। जो आपका डू है ये आपका 3rd पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, यानी कि ये जो आपके लिखे हुए हैं ऊपर, इनको छोड़कर और सब जगह पर आपका डू यूज होगा। और जो डिड है ये आपका सबके साथ यूज होगा, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबके साथ डिड का यूज कर सकते हैं। यहां तक तो था इनका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है 299। ये है आपकी बेसिक से एडवांस्ड लेवल के कोर्स की। और यदि आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस है 199। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस कोर्स के जो भी फायदे हैं वो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स कराया जाएगा। इंग्लिश के जितने भी क्लास नोट्स होंगे वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको लाइव वॉइस और चैट वाली जो प्रैक्टिस है वो दोनों प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएंगी, यानी कि आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है और लिखकर भी प्रैक्टिस करनी है। और A to Z वीडियो लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स होते हैं सीरियल वाइज आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्विज मिलेगी, हर किसी चैप्टर की क्विज मिलेगी अलग। और जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो कोर्स का एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके जो एग्जांपल्स हैं, हम पहले मेन वर्ब के एग्जांपल्स देखेंगे।
मेन वर्ब का मतलब है आपके सेंटेंस का मुख्य कार्य, जो आप उसमें काम करते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है कि जो डू डज और डिड है, इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वह करता है, यानी कि किसी काम को करता है, जैसे कि वह कपड़े धोता है, या फिर वह झाड़ू लगाता है, स्कूल जाता है, सोता है, यानी कि किसी काम को करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है ही डज, वह करता है। अब यहां पर ये ही के बाद डज क्यों आया? मैंने आपको बताया था जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ डज आता है। अब ये डज बना कैसे है? डज बना है डू प्लस ईएस, यानी कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके बाद जो वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। ये बात तो आपको पता होगी, जब भी क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसके बाद जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। तो वहां से ये जो बना है डज बन गया है। तो ये आपके मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा इसके बाद आपको कोई ना कोई वर्ब दिखाई देगी, कोई ना कोई काम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। इसी तरह से उसने किया, पास्ट का सेंटेंस है तो लिख दिया ही डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म, पास्ट का इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ही डिड। तो यहां तक ये आपकी मेन वर्ब है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद कुछ और आपको मिलता जरूर, समझ में आया? जैसे कि उसने नहीं किया, तो अब आप बोलोगे ही डिड नॉट, अब इसके बाद नॉट लगाकर डू, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और देखिए, वे करते हैं तो लिखा है दे डू। अब देखिए यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने इसके बाद एस या ईएस नहीं लगाया, सीधा डू लिख दिया। लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए इसके साथ एस या ईएस लगा दिया। उन्होंने किया, पास्ट का है दे डिड। यहाँ पर ये देखिए सेकंड फॉर्म ही आएगी, जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक और देखिए, वह नहीं करता है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब यहाँ पर ये किसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है? ही डज नॉट डू। ही डज नॉट डू मतलब वह नहीं करता है, उसने नहीं किया, ही डिड नॉट डू। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दो बार कैसे आ गया? तो ये इसीलिए आया है क्योंकि अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है और पीछे मेन वर्ब आई है। इसी तरह से यहाँ पर आपकी ये जो आपका डिड है, ये यहाँ पर आपकी इस तरह से हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है आपके पीछे डू। तो चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे डू डज को। डू डज का प्रयोग हम करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, कहां पर? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि जब भी डू डज या डिड इनमें से कोई आएगा तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह जब आप इनको यूज करोगे तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनका ज्यादातर 99% प्रयोग होगा। जैसे कि उसका मतलब है कि किसी ने मतलब कोई कुछ कार्य नहीं करता है, यानी कि कोई कुछ नहीं करता है, किसी काम को नहीं करता है डेली बेसिस पर। जैसे कि वह आम नहीं खाता है तो बोलोगे ही डज नॉट ईट मैंगोज। ही डज नॉट ईट मैंगोज। वो दिन में नहीं सोते हैं, वो दिन में नहीं सोते हैं तो बोलोगे दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी कि वे दिन के दौरान नहीं सोते हैं। तो देखिए ही है इसलिए डज आ गया, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ डज आता है। इसके अलावा जो भी बच जाता है सबके साथ थर्ड पर्सन के अलावा डू आता है। समझ में आ गया? क्या वे नहीं जाते? यहां पर हमने इसको एक तरह से क्वेश्चन मार्क की तरह बना दिया, तो बोलेंगे डू दे नॉट गो। डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते? इस तरह से आप डू डज का यूज कर सकते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, वहां पर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, डू डज का यूज हम सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर डू डज आता है, फिर नॉट आता है, फिर आपका हैव आता है। आपने एक चीज गौर की, पीछे हमने सब कुछ सेम था लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लिखकर हैव लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं हैव क्यों आया? आप एक चीज तो पता होगी कि वर्ब की क्या जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा किस किस के साथ यूज होगी? डू डज और डिड के। एक बात आपको याद रखनी है कि डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना है, हमें इसको फिक्स रखना है यहाँ पर।
इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी है। समझ में आ गया? तो ये फिक्स ही रहेगी, चाहे ये डू आए या डज आए, ये हमेशा फिक्स रहेगी। अब देखिए, इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। देखिए, मेरे पास कार नहीं है तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं तो बोलोगे डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे नहीं है? उसके पास पैसे नहीं हैं तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है। इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। समझ में आ गया कि आप सिंपल सेंटेंसेज में डू डज का किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। किसी ने कुछ नहीं किया तो बोलोगे वह नहीं गया, वह नहीं गया। तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, ही डिडंट गो या फिर ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा तो बोलोगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए? डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। क्या वे नहीं गए? इस तरह से आप डिड का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, वहां पर आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इसका हम सिंपल पास्ट के जो नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं उनमें यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट हैव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, किसी के पास कुछ नहीं था तो बोलोगे मेरे पास कार नहीं थी, तो बोलोगे आई डिड नॉट हैव ए कार। आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे तो बोलोगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे तो बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी। इस तरह से आप डिड का यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि डू, डज और डिड, इनके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, और ये जो सेकंड फॉर्म है इसमें हमने डिड का यूज किया है। इनको हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से देख लिया है। इस कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आप यूट्यूब उस पर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद चिंटू। आपको चैनल के लोगों से मिलता जुलता जो ऐप दिखेगा वो ही हमारा ऐप है। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, उसने काम कर दिया। जैसे आप किसी से बोलते हैं ना, उसने काम कर दिया, क्वेश्चन मार्क की तरह। जरूर नहीं है मैं इसमें क्या ही लगाऊंगा, मैंने बोल दिया भाई क्या उसने काम कर दिया, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं उसने काम कर दिया, एक तरह से क्वेश्चन मार्क की तरह। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।